अच्छा जी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट जेएस है। नेक्स्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है। क्या है? फ्रेमवर्क। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस होता है मैंने वैसे बता दिया था, मैं एक रिपीट कर देता हूँ। लाइब्रेरी क्या होती है? एक क्या होती है? लाइब्रेरी के अंदर कस्टमाइजेशन आपके पास, यानी कि पूरा आपके पास चीज़ों का एक्सेस होता है अपने हिसाब से बनाने का, मेंटेन करने का, सारी चीज़ों का। ठीक है। रिएक्ट एक लाइब्रेरी थी जिसमें हम अपने हिसाब से चीज़ें बनाते थे, हमें कंपोनेंट यहाँ रखते थे, पेजेस यहाँ रख रहे हैं, चीज़ें जो इंस्टॉल करनी है कर रहे हैं, नहीं करनी नहीं कर रहे। तो रिएक्ट क्या थी? लाइब्रेरी थी आपके पास। फ्रेमवर्क मल्टीपल लाइब्रेरी से मिलके बनता है। उसमें एक लाइब्रेरी से ज़्यादा लाइब्रेरीज होती हैं। जैसे नेक्स्ट जेएस की बात की जाती है तो उसमें लाइब्रेरी आपकी कौन सी आती है? रिएक्ट। ये रिएक्ट का पार्ट है, यानी कि इसमें एक रिएक्ट लाइब्रेरी है। रिएक्ट राउटर डॉम आपने पढ़ा, उसकी ये भी इसके अंदर इंक्लूड आपको मिलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको उसके अंदर इंक्लूड देखने को मिल सकती हैं। दूसरी चीज़, इसके अपने कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है। ये कहता है कि आपने उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, यानी कि काइंड ऑफ मैप है। ये आपको देता है कि आपने इस पाथ से गुजरना है, इस रास्ते से गुजरना है। इससे अलावा अगर आप हट के चलोगे तो ये आपको एरर देगा, मना करेगा, वार्निंग देगा कि भाई नहीं, हमारे प्रोटोकॉल्स में ये चीज़ें अलाउ नहीं है। ठीक है। पहली चीज़। अब वही वाली बात जो मैं पहले बोलता हूँ आपको, कोई भी चीज़ सीखो तो 3 सवाल होते हैं आपके। क्या सवाल होते हैं? व्हाट, व्हाई, व्हेन। सारी चीज़ें इसी में इम्प्लीमेंट होती है। व्हाट इज़ नेक्स्ट जेएस। नेक्स्ट जेएस क्या है? सही है। नेक्स्ट जेएस मैंने आपको बता दिया अभी, फ्रेमवर्क क्या है, लाइब्रेरी से मल्टीपल मिलकर बन रहा है, प्रोटोकॉल्स और सारी चीज़ें। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाई। नेक्स्ट जेएस क्यों? अब नेक्स्ट जेएस एक सर्वर साइड पे चलता है। किस पे चलता है? सर्वर साइड। ये चीज़ याद रखना। रिएक्ट हम पढ़ रहे थे तो मैंने क्या बताया था? क्लाइंट साइड पे चलता है। सही है। अब सर्वर साइड और क्लाइंट साइड क्या होता है? फ़र्ज़ करो जैसे मैं यहाँ पे आया इस वेबसाइट के ऊपर, मैंने रिफ़्रेश किया, कुछ डाटा था जो कि अभी रिलोड ले रहा है, यहाँ पे टाइम लगा रहा है, एपीआई से कॉल्स हो रही हैं, आ रहा है, वेट करता है और फिर आता है तो फिर आपको दिखाता है। ऐसा ही होता है ना डाटा तो नॉर्मली। ये हम एपीआई पे रिक्वेस्ट करते हैं, नॉर्मली किसी भी प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो क्या होता है, डाटा जाता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, रिलोड वगैरह का, फैच करता है, डाटा ला के आपको दे देता है। ऐसे ही करता है ना। ये क्लाइंट साइड पे होता है, ये भाई सारा डाटा, सारी चीज़ें क्लाइंट साइड पे होती हैं। नेक्स्ट जेएस काम करता है सर्वर साइड पे, क्योंकि ये इट्स सेल्फ एक फुल स्टैक डेवलपमेंट जो है ना फ्रेमवर्क है, यानी कि इसमें आप बैकएंड भी बना सकते हो और फ्रंट एंड भी। पहली चीज़ इसकी बेनिफिट ये वाई, मैंने वाई का जवाब देना चाह रहा हूँ मैं आपको कि आपको कब इस्तेमाल करना है। आप इसमें बैकएंड भी बना सकते हो और फ्रंट एंड भी। अब बैकएंड की इसकी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस है कि पूरा बैकएंड नहीं बना सकते, या बैकएंड का कौन सा पार्ट होता है, क्या चीज़ होती है, उसको हम थोड़ा देर में समझते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा। अब सर्वर साइड क्या होता है कि जो डाटा होता है सर्वर साइड पे, वो आपके क्लाइंट साइड से पहले एग्जीक्यूट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? सर्वर पे आप रिक्वेस्ट करते हो, डाटा आता है, आपको मिल जाता है। ये सारा काम क्या कहलाता है? क्लाइंट साइड पे। अब यहाँ पे क्या है कि जो डाटा है आपका, सही है, वो रखा हुआ है सर्वर साइड पे और लोड भी ले रहा है सर्वर साइड पे। क्लाइंट साइड पे लोड होता है ना आपका, आप रिक्वेस्ट करते हो, बटन पे क्लिक करते हो, डाटा नया आता है। ये आपका होता है क्लाइंट साइड। मैं आपको बोलूं कि आपने बस पेज आए थे, आपने देखा ही नहीं, आपका डाटा बहुत जल्दी इतनी फास्ट आ चुका है कि आपको पता ही नहीं चल रहा कैसे आ गया। सही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। अगर कोई रिएक्ट की एप्लीकेशन होती है, ठीक है, जैसे मैं अगर रिएक्ट डेव की बात करूँ, मुझे नहीं पता ये रिएक्ट पे बनी है नहीं बनी। ठीक है। मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ या पेज सोर्स पे जाता हूँ। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये आप देख रहे हो, सबको नजर आ रहा है? एक डॉक्यूमेंट टाइप है, कुछ HTML है और फंक्शंस हैं। ठीक है। ये जो फंक्शन और स्क्रिप्ट है ना, ये क्या कर रही है, डाटा को लेके आ रहा है। सही है। यानी कि ये क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं क्लाइंट साइड्स के थ्रू सर्वर पर और डाटा लेके आते हैं। ठीक है।
अच्छा, सिंपल है कि भाई आपका क्या था, एक डिव था, डिव एम्प्टी है, डाटा आ गया तो उसके अंदर मल्टीपल डाटा आ रहा है, ऐसा ही है ना? ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ ना, मैं जवाब तो दो यार, सबको आ रही है? एक HTML का पेज है जिसमें एम्प्टी डिव था, आपने बटन पे क्लिक किया, एक API रिक्वेस्ट हुई, डाटा आया, आपने उस डाटा डिव में इंसर्ट कर दिया, मल्टीपल डाटा आपके पास शो हो गया। ये नॉर्मल बिहेवियर है, ये होता है क्लाइंट साइड पे। समझ में आ रही बात? अब क्योंकि आप क्लिक कर रहे हो या आपका क्लाइंट साइड पे रिलोड लेता है फिर डाटा आता है, सर्वर साइड में क्या करता है, वो जो आपका पेज होता है ना पूरा, इसको HTML में प्रॉपर कन्वर्ट कर देता है डाटा को, और सेव कर लेता है अपने पास सर्वर पे। यहाँ पे आप जब API से रिक्वेस्ट करते हो, ये आपको डाटा नहीं भेजता सर्वर साइड पे, वो आपको पूरी HTML डायरेक्ट उठा के फेंक के भेजता है। तो जब क्या होता है कि जब आपके पास पूरी HTML आती है तो वहाँ पे उसको डाटा में रिलोड होने में आने में टाइम नहीं लगता, वो फटाफट HTML आके रेंडर होती है और सीधा आपको दिख जाती है। तो वो जो बेसिकली आपकी HTML है वो आपकी डेटा साइड पे यानी सर्वर साइड पे रखी जाती है, तभी उसको कहा जाता है सर्वर साइड पे काम हो रहा है। तो ये तो Next.js काम करता है सर्वर साइड पे। अब ऐसा नहीं है क्लाइंट साइड पे काम नहीं करता, क्लाइंट साइड पे भी करता है और सर्वर साइड पे भी करता है, ये उसका बेनिफिट है कि वो सर्वर साइड पे चलता है। अब बात वही वाली वाई वाली कि भाई क्यों इस्तेमाल करना है। अब वेबसाइट की अगर की बात की जाती है, तो मैं अगर आपको बोलूँ कि भाई मैंने रिएक्ट पे वेबसाइट बनाई है, जैसे मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो है, अब जाहिर सी बात है जब उसकी बिल्ड बनती है तो वो बनती है index.html में। ये बात पता है आपको? अभी देख लो, हमारा ये सोशल मीडिया वाला प्रोजेक्ट है ना, मैं इसकी बिल्ड बना के चेक करता हूँ कि ये बनती नहीं बनती। npm run build, ये बिल्ड बनाएगा, ये डिस्क का फोल्डर बन गया, सक्सेसफुल हो जाएगी तो ये मुझे बता देगा कि भाई आपकी बिल्ड सक्सेसफुल हो गई है। ठीक है, ये इसने मुझे बताया कि कुछ जो है ना इस फाइल में बहुत ज़्यादा डाटा है, बट इसने बता दिया कि भाई सक्सेसफुल हो गई है मेरी बिल्ड। सही है। अब मैं इसको डिप्लॉय करूँगा ना तो ये मेरे जो एरर नहीं देने वाली, ये मेरी डिप्लॉय बिल्कुल परफेक्ट होगी, चाहे मैं वर्सल पे करूँ कहीं और पे भी करूँ। समझ में आ रही बात? तो हमेशा टेस्ट करो कोई भी चीज़ डिप्लॉयमेंट करने से पहले बिल्ड को। अब मैं डिस्क में आता हूँ तो आप ये देखो index.html फाइल नज़र आ रही है। अच्छा, अब इसको मैं हटाता हूँ तो ये आपकी एक सिंपल फाइल होती है जो कि रेंडर हो रही है, जिसमें क्या आ रहा है, div root। अब इसके अंदर है कुछ स्क्रिप्ट की फाइल, स्क्रिप्ट एक, ये लिंक है, ये स्क्रिप्ट है। सही है, ये स्क्रिप्ट लिंक हुआ है इस index.js से। तो होता ये है कि जब क्लाइंट साइड पे चलता है तो ये सिंपल डाटा आता है, और वो जैसे ही रेंडर होता है तो वो रिक्वेस्ट करता है डाटा सर्वर से, यानी कि बिल्ड में जो डाटा रखा होता है, फिर वो लाके आपको दिखाता है। मेरी बात समझ में आ गई? आपका रिएक्ट बिल्कुल ऐसे ही बनता है। अब इसमें क्या है, मेरा एक पोर्टफोलियो है या मेरा बिजनेस की कोई जो है ना, समझ लो आप एक वेबसाइट है, अब उसके अंदर टैक्स मैंने रखा हुआ है ऐसा कि भाई एसईओ वाला काम होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि एसईओ होती है कीवर्ड की बेस पे। मैंने उसमें बहुत अच्छा काम किया हुआ है लेकिन मैंने बनाया उसको रिएक्ट के ऊपर है। तो जब गूगल उस चीज़ को स्कैन करता है, जो गूगल आपका करता है ना बेसिकली एसईओ वगैरह सारी चीज़ें हैंडल करता है, तो जब गूगल स्कैन करने बैठेगा मेरे पेज को, सही है, तो उसको इस डिव के अंदर जो डाटा है ना वो नहीं मिलेगा। याद रखना कभी, रिएक्ट का ये बड़ा नुकसान था, तभी नेक्स्ट.js जो है ना मार्केट में आई, कि भाई जो डिव है, अब इसमें डाटा तो अभी आएगा, अभी तक तो आया ही नहीं है, तो जब आया ही नहीं है तो वो एसईओ में कैसे जाएगा, उसको पकड़ ही नहीं सकेगा गूगल। जब गूगल मेरा वो कीवर्ड्स को डिटेक्ट ही नहीं कर सकेगा, उसको फाइंड ही नहीं कर सकेगा, मिल ही नहीं पाएंगे, तो वो क्या करेगा, वो आपकी वेबसाइट को रैंक ही नहीं कर सकेगा। ये मसला था किसका, रिएक्ट का, जिसकी बेस पे आया नेक्स्ट.js ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उसने बोला हम बिल्ड में पूरा HTML एक साथ बना के रख देंगे। ठीक है, यानी कि आपका कंटेंट प्लस हमारा जो HTML का पेज था वो आपको एक साथ ही नजर आएगा। ठीक है, आपको नजर नहीं आएगा लेकिन गूगल के लिए वो है। जैसे यहाँ पे डिव की जगह
आपका सारा वो कंटेंट डाटा है वो सारा यहाँ पे क्या हो गया, एक साथ उसने रख दिया, और उस पेज को पूरा उसने बनाया, कॉपी किया समझो, और रख दिया सर्वर साइड पे, यानी कि सर्वर पे रख दिया। जैसे ही आपका पेज आता है या गूगल उसको स्कैन करता है तो आपका कंटेंट उसको मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या नहीं? क्लाइंट साइड समझ में आ गया? सर्वर साइड में क्लाइंट साइड में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें जो आपके पास डाटा था, यानी कि इसमें मेरे पास हेडिंग लिखी थी, H1 टैग था, P टैग का डाटा था, कोई कॉन्टेक्स्ट था जिसमें मैंने कुछ ना कुछ इस तरह का लिखा हुआ था कि भाई जो मेरे पास रैंक करने के लिए काबिल था। तो जो आपका Next.js है वो सिर्फ इस तरह की, जो आपके पास HTML की फाइल है ना, इस तरह की फाइल नहीं होती उसके पास। ठीक है, इसके अंदर कंटेंट होता है प्रॉपर, जैसे पी टैग आ गया इसके अंदर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया भाई ये पी टैग आ गया, यहाँ उसने एक H1 बना दिया। ठीक है, तो वो सर्वर साइड पे क्या करता है, वो ये सिर्फ प्लेन HTML नहीं रखता, वो इसके अंदर जो डाटा आपके पास रेंडर हुआ था ना क्लाइंट साइड पे, वो उसी को क्या करता है, पूरा का पूरा पहले ही रिलोड करके समझो उसने कॉपी बना के रख लिया आपका HTML का। यानी कि अब आपके पास सिर्फ HTML की एक फाइल नहीं है जिसमें div ID या रूट नहीं है, सही है, उसके अंदर उसका पूरा कंटेंट उसने डायरेक्ट रखा हुआ है अपने पास, सेव पहले से रिलोड करके रख लिया। तो आप जैसे ही जाते हो सर्वर साइट के ऊपर तो वो क्या करता है, उठा के पूरा पेज आपको दिखा देता है। तो अब उसमें डाटा रिलोड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसने पहले से रिलोड करके रखा हुआ है। अब जब गूगल भी जब उसको स्कैन करेगा SEO के लिए, जब उसके पास वर्किंग करेगा उसके ऊपर, तो उसको वो कंटेंट या वो लफ्ज मिल जाएंगे क्योंकि वो उसके पास पहले से रिलोड रखे हुए हैं। समझ में आई कहानी या नहीं? जवाब दो, सबको आ रही है ना बात? तो इसीलिए Next.js पॉपुलर हुई, उसका रीजन ही यही था कि वो बेस्ट है SEO साइट पे। यानी कि रैंकिंग के अंदर अगर मैं आपको कंपेयर करने की बात करूं तो Next.js की एप्लीकेशन ज़्यादा रैंक करती हैं कंपेयर रिएक्ट के। रिएक्ट की वेबसाइट में भी रैंकिंग का तरीकेकार होता है, वो डिफरेंट है थोड़ा सा। यहाँ पे जो चीज़ें वो डिफरेंट है, वहाँ पे जो चीज़ें डिफरेंट है। यहाँ पे आपको मैनुअली वर्किंग करनी पड़ती है रिएक्ट के अंदर, वहाँ पे वो आपको चीज़ ऑटोमेटिक में दे रहा है, पूरा आपके पास ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें वो खुद मैनेज कर रहा है वो। तो वाई का आंसर आपका ये था कि Next.js आपको क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए, वाई, कि वो आपके लिए SEO के लिए बेस्ट है। कोई भी वेबसाइट बनानी हो ना, कोई भी वेबसाइट बनानी हो जिसमें सिर्फ डाटा क्या हो, दिखाने के काबिल हो, एक स्टैटिक डाटा हो, सही है। स्टैटिक से मुराद कि जो इम्पोर्टेंट हो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए, वहाँ आपको Next.js पे काम करना पड़ेगा। अगर हमारे पास इस तरह की कोई वेबसाइट आती है, जैसे मैं आपको एक मिसाल दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये वेबसाइट मैंने शायद आपको काफ़ी दफ़ा दिखाई होगी, है ना। अब ये जो वेबसाइट है ना, ये Next.js पे बनी हुई है, लेकिन जब आप इसके लॉगिन करोगे और जब आप इसके इस डैशबोर्ड पे जाओगे, ये रिएक्ट पे बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें वहां पे ज़रूरत नहीं है Next.js की। Next.js के जिस तरह एडवांटेज हैं इस तरह डिसएडवांटेजेस भी हैं, हर चीज़ के होते हैं फ़ायदे और नाफायदे। ठीक है, तो उसके भी हैं, इसीलिए उसको ज़्यादातर डैशबोर्ड वाली एप्लीकेशन, ज़्यादा फंक्शनल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके रीज़न है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्या है, जब आपको वेबसाइट बनानी हो, इस तरह का कोई लैंडिंग पेज बनाना हो, तो ज़्यादातर Next.js को सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, HTML बना के दे रहा है आपको, तो आपको इसमें टाइम नहीं लगता, फटाफट चीज़ें मिलती हैं, सही है। यानी कि मेरे पास डाटा आ रहा है, फिर मैं देख रहा हूँ ये रिलोड ले रहा है, फिर इधर देख रहा हूँ ये रिलोड ले रहा है। ये अब इंक्लूडिंग इमेजेस भी है ना, ये भी अपने पास सेव कर लेता है। अब सम टाइम क्या होता है, आपके पास इमेजेस होती है ना, वो टाइम लेती है पहले, क्योंकि बड़ी बड़ी इमेजेस होती हैं, जब वो पहले से रिलोड करके बैठा हुआ है तो आपको टाइम ही नहीं मिल लगेगा उस चीज़ के अंदर। इसके अलावा मैंने आपको ये भी दिखाई थी एक और,
बिल्कुल सेम चीज़ है इसकी भी। ये जो पूरी वेबसाइट है ना, ये नेक्स्ट.जेएस पे बनी हुई है। ये भी इन्होंने नेक्स्ट.जेएस पे बनाया हुआ है, देख लो डेफ नेक्स्ट। अगर ये उस पे होती ना रिएक्ट पे, तो यहाँ पे लिखा होता रूट। ये डिफरेंस है, सही है। तो इन्होंने भी रिएक्ट ने भी जो है ना नेक्स्ट.जेएस पे बनाया हुआ। अब देखो मैं इसको रिफ्रेश भी कर रहा हूँ ना, आपको फील नहीं हो रहा। ये नेक्स्ट.जेएस की क्वालिटी है, वो क्या करता है, पेजेस को कैशे कर लेता है। अभी उसने कैशे कर लिया है। अब आप जितनी बार भी रिफ्रेश कर लो, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल आपको सेम चीज़ दिखाएगा। ठीक है, ये जब नेक्स्ट.जेएस में हम देखेंगे तो थोड़ा बहुत हमें आपको समझ में आ जाएगा किस तरह कैशे कर लेता है। तो आज के दौर में जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह वाला काम होता है, ये वाला, अब ये अगर मैंने आपको इसका दिखाया ना, अगर ये नेक्स्ट.जेएस पे बनी हुई है, तो आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे मैंने ये करना है इसका, ये कंपोनेंट आर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, मैंने उसको किया कॉपी, और यहाँ पे लाके जब मैं इसको सर्च करूंगा तो ये मुझे मिल गया कंटेंट, देख रहे हो। ये मेरा पूरा HTML है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, टेक्स्ट सेकेंडरी डार्क, टेलविंड पूरी आ रही है। ये पूरा क्या है, HTML आपका। ये नेक्स्ट की क्वालिटी है। तो जब उसको यहाँ पे चीज़ें डाटा मिल जाता है ना, तो क्या करता है वो, SEO में आपको जो है ना काम करेगा सही से। ठीक है, इसी तरह हमारे पास लाइट लाइट रूम होता है, और क्या होता है, लाइट रूम, लाइट हाउस होता है, मैं भूल गया। ये लाइट हाउस एक टूल है जो कि क्रोम यूज़ करता है, जिसमें आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट की कितनी रैंकिंग है, क्या उसका परसेंटेज है, उस हिसाब से ये आपको दिखाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली चीज़, परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें, ये सब में ज़्यादा आपको 100% जो ग्रीन नज़र आ रहा है ना, ये आपको सिर्फ नेक्स्ट.जेएस में मिलेगा। रिएक्ट में चीज़ें आपको मैनुअली करनी पड़ती हैं। ये जो है ना ऑप्टिमाइजेशन का काम है, कि आपकी जो है ना वेबसाइट रैंक करे। ठीक है, परफॉर्मेंस, बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं इसमें, एसईओ भी बता रहा है इसका 100% है। ठीक है, तो ये टूल इस्तेमाल होता है, जिसमें आप क्या करते हो कि कोई लाइव वेबसाइट होती है, तो आप उसको जो है ना पता कर लेते हो कि ये कितना जो है ना इसकी परफॉर्मेंस है, क्या चीज़ चल रही है। ठीक है, तो आई थिंक ये शायद पेड है। या आप कोई लाइव वेबसाइट का ट्राई करना, पता चल जाएगा आपको उसकी क्या सूरत हाल है, कोई परफॉर्मेंस वगैरह आपको पता चल जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये हो गया ये चीज़। अब रिएक्ट वाली मुझे वेबसाइट अगर कोई होती तो मैं आपको दिखाता। रिएक्ट की अब, react.org, ये भी नहीं है। ये भी गैट्सबी पे बनी हुई है, बताओ। मैंने गैट्सबी पे कन्वर्ट कर दिया इसको।
ये भी मिल रहा है। ये पहले रिएक्ट पे बनी हुई थी, तो उसको अगर आप इस तरह फाइंड करते हैं डाटा आपको नहीं मिलता। इन्होंने गैट्सबी में कन्वर्ट कर दिए। गैट्सबी भी एक फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड का। अच्छा, अगर मार्केट में अगर कोई फ्रंट एंड जॉब आती भी है ना, तो अब ये है कि वो बोलते हैं कि इनको सब आना चाहिए। सबसे मुराद इसको रिएक्ट भी आनी चाहिए, इसको व्यू भी आनी चाहिए, इसको एंगुलर भी आनी चाहिए, और इसको गैट्सबी भी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी बड़ा मसला है। ठीक है, अच्छा खैर, तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, क्या बता रहा था? नेक्स्ट जेएस हम किस किस पॉइंट पे थे? सर्वर साइड पे थे। तो ये सर्वर साइड था कि क्या होता है कि सर्वर पे आपका पूरा एचटीएमएल लोड करके बैठा होता है, वो आपको डाटा रिटर्न करता है। तो रीलोड लेने में आपको टाइम नहीं लगता, सारा डाटा आपको फटाफट मिल जाता है। तो ये सर्वर साइड के बेनिफिट्स हैं। उसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। ठीक है, हर चीज़ के होते हैं वो। तो ज़्यादातर नेक्स्ट चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइट्स वगैरह के लिए, कि कोई भी इस तरह की चीज़ों के लिए। आप वैसे एक एप्लीकेशन भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं बना सकते, बना सकते हो। इसका रीलोड टाइम बहुत फास्ट है। डेवलपमेंट टाइम पे थोड़ी स्लो होती है ये, लेकिन जब प्रोडक्शन पे होती है तो इसका रीलोड टाइम भी बहुत फास्ट है। रिएक्ट के पेज पे आप जाओगे, वहाँ देखोगे तो रीलोड ज़्यादा लेती है और ये स्लो रीलोड लेता है। एक चीज़ तो ये हो गई। मैंने आपको बताया कि आपको मल्टीपल पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जैसे रिएक्ट राउटर डोम की बात कर रहा था मैं, वो एक अलग पैकेज है, आपको उसको पूरा ऑप्टिमाइज मैनेज करना पड़ता है। नेक्स्ट जेएस आपको ये पूरी चीज़ खुद सपोर्ट देता है, तो वो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सही है, ये इसके बेनिफिट्स है। सही है। और इंटरव्यू क्वेश्चन अक्सर अगर आपका हो सका तो ये होगा कि रिएक्ट या क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में क्या डिफरेंस है। ये बिल्कुल हो सकता है आपका। ठीक है, अगर आप बोलोगे सर मुझे नेक्स्ट जेएस आती है, तो आपसे बिल्कुल क्वेश्चन करेगा कि भाई मैं नेक्स्ट जेएस की पे क्यों काम करूँ, आप मुझे इस चीज़ को डिफाइन करो। तो आपको डिफाइन करना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, वैन और वाई का जवाब भी मैंने दे दिया। वैन का भी हो गया ना हमारे पास, कि हमने कब इस्तेमाल करना है इस चीज़ को, जब हमें वेबसाइट वगैरह पे ज़्यादा डेवलपमेंट करनी हो। ठीक है, मैं पर्सनली जितना ज़्यादा मैंने इस पे काम किया है, क्योंकि मुझे रिएक्ट से ज़्यादा कंफर्टेबल लगती थी। उसका रीज़न ये था कि इसमें आप इनके जब प्रोटोकॉल पे चलोगे तो चीज़ें मैनेज रहती हैं। और अगर जब मैं रिएक्ट पे काम करूँ और फिर मैं अब जैसे मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया, मैंने उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन किया, आप उस चीज़ को देखोगे तो आपको बड़ा समझने में टाइम लगेगा। लेकिन जब आप रिएक्ट पे कोई चीज़ देखोगे, सॉरी नेक्स्ट जेएस पे, तो आपके लिए आसान ही हो गया, आपको समझ में आएगी अच्छा यार ये तो यहीं पे, तो यहाँ पे पेजेस बनते हैं, यहाँ पे ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है, आपको समझ में आ जाएगी कहानी। क्लियर है जी? बन सकती है पूरी एप्लीकेशन, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बैकएंड तक बना सकते हो आप उससे पूरा। लेकिन उसके कुछ रीजन है ना बनाने के, लोग नहीं बनाते क्योंकि वो पर्पस उसका एसईओ है। अब अब एक वेबसाइट या मैं कहता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन आप बनाते हो, एक मिसाल है, मोबाइल एप्लीकेशन छोड़ो, आप इस तरह कोई काम करते हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करता हूँ मैं। ठीक है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम आपने बनाया, अब उसमें एसईओ की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। क्या ज़रूरत है मुझे? कोई ज़रूरत है मुझे? भाई वो तो मैनेजमेंट सिस्टम है, वो तो आप उसको दोगे जो जिसकी ज़रूरत है, वो मांग रहा है। इंटरनेट पे बैठ के सर्च कर रहा है कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, तो आपकी वेबसाइट आनी चाहिए जिसको आप नेक्स्ट पे बना दो कि भाई ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम मैं बेच रहा हूँ, ये चीज़ें हैं इसकी। फिर जब वो उस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए आए, तो आप उसको रिएक्ट पे रिडायरेक्ट करो। क्योंकि इस पे काम करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं कहूँगा मैं, तंग करेगा आपको ये नेक्स्ट जेएस, क्योंकि ये सारे एरर्स खुद ही हैंडल करता है पहले पहले। बहुत सारे इसकी पंचायतें भी हैं। ठीक है, मैंने कहा ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको हर चीज़ में मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसके मसले मसाइल हैं। एक फटाफट से मैं प्रोजेक्ट में आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आप डॉक्स पे जाओ उसके। ठीक है, आप अच्छा, दूसरा इसका एक और मसला है नेक्स्ट जेएस का, ये अपडेट जब करते हैं ना, तो ये बड़ा खतरनाक अपडेट मारता है। यानी कि ये जब अपडेट करते हैं चीज़ों को, तो ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन जो पहले वाली थी उसको उलट पुलट कर देते हैं।
मतलब एक होता है 50% अपडेट, एक होता है 20% अपडेट किया आपने, एक 30%, ये 100% अपडेट मारता है। तो ये बड़ा मसला है। तो लोग डरते हैं नेक्स्ट पे काम करने से पहले, क्योंकि अब आपने एक वर्जन पे काम किया, जैसा अभी इसका करंटली चल रहा है 16, आपने काम किया जैसे 15 के ऊपर, 16 इनका नया आके उल्टा पुल्टा कर दिया उसने काम, सब बिगाड़ दिया, क्योंकि इन्होंने चेंज कर दिया, पूरा आर्किटेक्चर चेंज कर दिया। और ये हुआ है, ये हुआ था 13 और 14 के दरमियान हुआ थी ये चीज़। मैंने 12 सीखी, अच्छा भाई चलो 12 सीख लेते हैं, मैंने काम 10 पे किया हुआ था, बट 12 मैंने सीखी थी, सही है। 12 मैंने सीखी, अच्छा भाई चलो सही है। 13 आए, ठप ठुम ठुम सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, अरे भाई ये क्या हो गया, अभी तो सीखी थी। तो ये बड़ा मसला था इसका, इसलिए लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं नेक्स्ट पे, ये भी एक इसका मसला है कि यार ये क्या है कि हर साल 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद, ये साल बाद अपडेट मारते हैं टक टक करके, पूरा पूरा का पूरा चेंज मार देंगे आर्किटेक्चर। भाई चेंज करना है, 2-4 चीज़ चेंज मार लो, 5 मार लो, पूरा आर्किटेक्चर चेंज करना अलग ही चीज़ है। अभी जो लास्ट इनका आर्किटेक्चर चल रहा है वही अभी तक चलता आ रहा है, अभी तक चेंज इन्होंने मारा नहीं है। अब ये कब मारते हैं पता नहीं है, ठीक है। अब इनके पास दो चीज़ें, इनमें दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। एक हमारे पास है ऐप राउटर, ठीक है, और दूसरा इसमें होता है पेजेस राउटर। पेजेस राउटर इनका प्रीवियस वर्क है, ठीक है, और आज के दौर का अच्छा काम है, सही है। ऐप राउटर पे भी अच्छा काम होता है, लेकिन मेनली जो इंडस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल चीज़ें हैं ना, वो आपको पेजेस राउटर पे मिलेंगी, क्योंकि ये पहली चीज़ आई थी इनकी। मैंने सीखा पेजेस राउटर, पता चला ऐप राउटर आ गया, फिर ऐप राउटर सीखा, तो ये बड़ा पंचायत है इसके अंदर, सही है। हम लोग काम करेंगे ऐप राउटर के ऊपर, ठीक है। ईजी टू यूज़ है, आसान है, और मार्केट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अभी आज के टाइम पे ये हो रहा है, सही है। लेकिन जो प्रीवियस एप्लीकेशंस हैं जिन्होंने पहले काम किया है, वो आपको मिलेंगी पेजेस राउटर पे। तो आपका टास्क ये होगा कि आपने पेजेस राउटर घर से खुद से पढ़ना है। समझ में आ गई कहानी। क्योंकि अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाते हो और आप उसको बोलो, वो आपको प्रोजेक्ट दे दे कि भाई हमारे पास तो ऐप राउटर नहीं, पेज राउटर है, आप बोलो यार ठीक है बात हुई, हमें तो पढ़ाया नहीं था, हमें तो आता ही नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो आप ये ना बोलो कि यार आता नहीं है, आप खुद से पहले से पढ़ के चले जाओ, क्योंकि ये चीज़ हो सकती है कि आपको पेज राउटर पर चीज़ें मिले। पुरानी एप्लीकेशंस होंगी तो आपको मिल सकती हैं, चाहे वो 12 की हो या 10 की हो या 11 की या 13 की भी हो सकता है 14 के वर्जन पे भी लोगों ने जो है ना पेज राउटर पे काम किया हुआ, ठीक है। अच्छा, इसमें सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। अब पहले तो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, डायरेक्ट हम एनपीएम से या yarn से डायरेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और ये हमारा सोशल मीडिया वाला है, इसको हटा देते हैं। यहाँ से बैक आते हैं, ठीक है, और यहीं पे हम क्रिएट कर लेंगे CMD। ये फटाफट इसने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा ये देखो बड़ा मसला है, yarn से बड़ा मसला है यार ये। इसको मैं npm से करता हूँ, कनेक्टिविटी के इश्यूज आते हैं यहाँ पे। यस प्रोसीड। अभी सवाल करेगा आपसे, काफ़ी सारी चीज़ें पूछेगा कि आपको टाइप स्क्रिप्ट में चाहिए, जावा स्क्रिप्ट में, शेड सीएन चाहिए, टेलविंड चाहिए। अब टेलविंड भी इसमें आप जो है ना डायरेक्ट कर सकते हो, उसमें कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, इसमें डायरेक्ट हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। सिस्टम बता रहा है आपको क्या चाहिए, नोट जेएस 20 से अबव चाहिए आपको, मैंने चेक नहीं किया, मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मैंने डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया है, तो मैंने ये कि यस यस जो आ रहा है ना, ये डैट डैश यस, तो ये सारे इन फंक्शंस को कंप्लीट कर देगा। प्रोजेक्ट नेम, फिर आपसे पूछेगा यूज टू रिकमेंड नेक्स्ट जेएस डिफ़ॉल्ट, ठीक है, फिर पूछेगा यस, आप बताओगे कि यस हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट, टेलविंड CSS, ऐप राउटर, और टर्बो पैक। टर्बो पैक क्या होता है हम उसको देखेंगे, ठीक है। फिर नो प्रीवियस सेटिंग, कस्टमाइज सेटिंग इसने रखा हुआ है, सही है। तो ये सारे सवाल आपसे पूछेगा ये वाले। टाइप स्क्रिप्ट,
ये सारे अभी हमारे बाईपास हो चुके हैं, ठीक है। अब मुझे भी नहीं है इसका आइडिया कि अभी ये क्या बनता है, देखते हैं इसको, ठीक है। इन्होंने यहाँ बताया हुआ है इन्होंने डिफॉल्ट में क्या रखा हुआ है, टाइप स्क्रिप्ट, ESLint डाला हुआ है, टेलविंड CSS, ऐप राउटर और टर्बो पैक है, ठीक है। अगर वो आप यहाँ से ये चीज़ हटा देते हो, यस वाली चीज़ को, डैश डैश यस को, तो ये आपसे सारे क्वेश्चंस करेगा। टाइप स्क्रिप्ट चाहिए आपको, ESLint चाहिए नहीं चाहिए, रिएक्ट कंपाइलर, टेलविंड CSS, SRC और डायरेक्टरी के अंदर चाहिए, क्योंकि इसमें ये भी ऑप्शन होता है कि विद SRC डायरेक्टरी आता है, विदाउट SRC डायरेक्टरी भी आता है, दोनों में डिफरेंस है और ये बहुत तंग करता है। फिर आपसे पूछेगा आपको ऐप राउटर चाहिए नहीं चाहिए, टर्बो पैक का पूछेगा। यहाँ पे भी आप जो है ना ज़्यादातर नो ही रखना, ठीक है। लाइक टू कॉन्फ़िगर, फिर ये सारे सवाल करता रहेगा, ठीक है। जो जो चीज़ समझ में आती है उसको यस करना, बाकी सबको छोड़ देना जब तक डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। दो तरह के स्ट्रक्चर आपको मिल सकते हैं ऐप राउटर के अंदर, ठीक है। ऐप पेजेस पब्लिक, ठीक है। SRC, ऐप पेजेस पब्लिक, ये दो तरह की चीज़ें, इनके लेवल्स हैं, सही है। ये सारी चीज़ें इनके हिसाब से चलानी है आपने। अगर आप इनसे हट के चलोगे काम नहीं करेंगे चीज़ें, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐप राउटर के अंदर आपको ऐप के नाम से एक फोल्डर नज़र आएगा, पेजेस राउटर के अंदर आपको पेजेस के अंदर, इसी ऐप के अंदर जो हम फोल्डर बनाएंगे वो हमारा पेज होता है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आपको अलग से कंपोनेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, या डायरेक्ट ऐसे काम होगा, ठीक है। ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा होता है, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ दिखाया ना थोड़ी देर पहले, इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपसे यहाँ पूछेगा, ये रहा, वुड यू लाइक टू कोड इनसाइड अ SRC स्लैश, यानी कि इसके अंदर आप अगर उसको नो करोगे तो फिर ये क्या करेगा, विदाउट SRC डाटा रखेगा, यानी कि आपके बिल्कुल सामने सारा डाटा आ रहा होगा, ठीक है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी नेक्स्ट.js की फाइल्स है, कॉन्फ़िग की फाइल होती है, इसकी पैकेज जेसन है, ठीक है। प्रॉक्सी वगैरह है, ENV वगैरह अलग चीज़ है, प्रोडक्शन, ये सब तो नॉर्मल फाइल्स है, आपको पता ही है सारी। गेट इग्नोर, फोल्डर बन गया हमारा, नहीं बना। अच्छा, अब इसके अंदर राउटिंग के अंदर, राउटिंग फाइल्स के अंदर आप देखोगे लेआउट की फाइल्स है, पेज की है, ठीक है, लोडिंग की है, यानी कि एक एक डिफरेंट पेज की आप डिफरेंट लोडिंग लगा सकते हो उसके साथ साथ, ठीक है। ये भी हम देखेंगे अभी कैसे होता है। नॉट फाउंड, यानी कि आपका 404 का पेज ये आपको खुद देता है, एरर का पेज आपको बता देगा, ग्लोबली कोई एरर है, राउट, राउट अलग चीज़ है, API एंड पॉइंट्स है ये, ठीक है, ये अलग चीज़ है। ये यानी कि ये बैकएंड के लिए बता रहा है आपको, ठीक है, बैकएंड कैसे बनेगा उसमें। टेम्पलेट है, डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं, नेस्टेड राउटिंग हम लोगों ने देखा था रिएक्ट के अंदर कैसे कर रहे थे, इसमें बहुत आसान है और बहुत अलग ही लेवल की चीज़ है, ठीक है। इंस्टॉल हो जाए मैं आपको फिर दिखाऊंगा, नहीं तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें सारी। हमने वहाँ पे सारी चीज़ें क्या की थी, जैसे रिएक्ट राउटर डॉम की बात करते हैं तो सब चीज़ें हम लोगों ने इंस्टॉल करी थी, है ना। और उसके हमारे पास अलग अलग से सारी चीज़ें थी, यानी कि उसके फंक्शंस थे। जैसे हमारे पास यूज़ नेविगेशन था, ठीक है। तो अब इनका क्या है, सब अपना अपना चीज़ें, मतलब इंक्लूडिंग लिंक भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो किसका यूज़ कर रहे हो, नेक्स्ट लिंक का, ठीक है। हम लोग वहाँ पे टू यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे href आ रहा है, सही है। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर। टाइम लग रहा है काफ़ी इसमें। इस वक्त अभी आपका लेटेस्ट वर्जन है 16, आपको इसको यूज़ करना, ठीक है। अब मैं अगर आपको पेजेस राउटर पे जाऊंगा तो आपका पूरा आर्किटेक्चर डिफरेंट हो जाएगा, सही है। इंस्टॉलेशन, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आपको बताएगा कि यहाँ पे चाहिए तो सेम रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देखो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ये इटसेल्फ खुद नेक्स्ट.js पे बना हुआ है, ठीक है।
कितना फास्ट रिलोड है, आप देखो यहाँ से हल्की हल्की चीज़ चेंज करते जा रहे हैं, रिलोड वाली चीज़ ही नहीं आ रही है। सही है, तो नेक्स्ट जेस इतनी फास्ट है रिलोड टाइम इसका। अच्छा, ये पार्ट भी वर्सल का है, ये बात तो पता है ना आपको। हम्म। नेक्स्ट जेएस वर्सल का पार्ट है, ठीक है, वर्सल की प्रोडक्शन है। तो आप डायरेक्ट इसको वर्सल पे डिप्लॉय कर सकते हो। आपको बस वर्सल पे क्या करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट कर लेना वर्सल का। सही है, आप यहाँ से लॉगिन करोगे, सही है, तो आपके पास पूरा एक डैशबोर्ड आ जाएगा जिसमें आप मल्टीपल जो है ना डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, वो भी फ्री के अंदर हो, काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोवाइड करता है ये फ्री के अंदर। सही है, तो आप उसको लाइव कर सकते हो वर्सल के ऊपर। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वर्सल पर डिप्लॉय होती है, ठीक है, और बहुत आसान है। इसको भी हम देखेंगे वर्सल डिप्लॉय कैसे होता है। नेक्स्ट जैसे और प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए ज़रा एक बार। चीज़ें सारी वही हैं रिएक्ट वाली, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, यूज कॉन्टेक्स, रिडक्स, सब कुछ सिमिलर है, सब कुछ डाटा इसमें इसके साथ ही इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप रिएक्ट के लिए इस्तेमाल करो या नेक्स्ट जेएस के लिए, ठीक है। तो तो नेक्स्ट जेएस कोई इतनी अलग से कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ दो चार इसको समझना है बस, इसका आर्किटेक्चर क्या है। बाकी रिएक्ट वाले कॉन्सेप्ट सारे इसमें इम्प्लीमेंट होंगे, आपको वो सीखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रही बात, मतलब आप उसको बोलो कि सर इसमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा, नहीं। आप ऑलरेडी पढ़ के सारी चीज़ें आए हो, तो आपको मैं इसमें दोबारा से वो चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा जो कि इसका पार्ट है, लेकिन वो आप चीज़ें पहले से रिएक्ट में पढ़ चुके हो। तो हम इसमें रिएक्ट वाला पार्ट नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें वो चीज़ें देखेंगे जो कि नेक्स्ट जेएस में जो चीज़ें जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यानी कि इसकी राउटिंग मैंने आपको डिफाइन कर दिया, इसमें एपीआईज कैसे बनाएंगे हम, ठीक है, कि जो कि एक नॉर्मल एपीआई हो, ठीक है, सर्वर साइड पे कैसे चलता है, क्लाइंट साइड पे कैसे चलता है, क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हम इसका आर्किटेक्चर देखेंगे। क्लियर है। प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम लगा रहा है ये। चलो फिर इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग बनाते हैं प्रोजेक्ट को, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है इसको। तो बना लिया था लेकिन कुछ हद तक ही बनाया था, पूरा नहीं बनाया इसने। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट बनाएंगे संडे को, और उसमें फिर इन चीज़ों को देख